हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, सो टुडेज कंटेंट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, so enthalpy of reaction with respect to temperature, we have discussed a lot about this. Then isochoric process, isobaric process and work done in reaction. So we will discuss about these things one by one. Okay, now enthalpy change of reaction with variation of temperature. It's a very important that we have incepted in the previous lecture. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मैंने क्या बताया था, अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो बच्चों A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा हो C, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट? वी ऑल नो दिस फैक्ट. सो सपोज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज H1, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 इज H2. सो H2 माइनस H1 की वैल्यू क्या होगी, है ना? इन सब बातों की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर रखा है, राइट? कि जब ये रिएक्शन चेंज हो, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, तो अगर इनकी हीट कैपेसिटी चेंज होती है, क्या चेंज होती है? हीट कैपेसिटी इनकी, तो अकॉर्डिंगली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल गेट, है ना? तो इनकी हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट और हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंथैल्पी तो बढ़नी तय है ना? बहुत ध्यान समझना, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार फिर बताता हूँ. चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. टेम्परेचर चेंज करने पर एंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की निश्चित तौर पे चेंज करेगी, लेकिन मैंने बताया था एग्जांपल देके, अगर जितना चेंज, द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट इफ दैट वुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट, देन द डिफरेंस विल रिमेन सेम. वाओ, जितना प्रोडक्ट में चेंज होगा उतना ही अगर रिएक्टेंट में चेंज होना तो तय है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. सो अगर वी हैव सीन NCP डेल्टा T लाइक थिंग्स, तो टेम्परेचर पर डिपेंड तो करता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, है ना? सो अगर हम लोग जितना चेंज प्रोडक्ट में हो रहा है उतना ही चेंज रिएक्टेंट में हो रहा है टेम्परेचर बदलने पर, तो दोनों का चेंज इक्वल होगा. मतलब इसमें आपने सपोज टेम्परेचर चेंज किया तो +20 हुआ और इसमें भी +20 हुआ, तो डिफरेंस तो सेम रह जाएगा, तो चेंज एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? 0. सो अगर लेकिन अनइक्वल हुआ तो एंथैल्पी चेंज आएगा. सो टेम्परेचर बदलने पर रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज कितना होता है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दैट केस. बच्चों ने देखा हुआ है, आपको याद होगा कि डी मतलब चेंज इन, डिफरेंशियल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये दो बातों पे डिपेंड करता है. पहला कि ये आपको याद है ना, मोलर हीट कैपेसिटी चेंज क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कंसिडरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. एक मोल है तो 1 से गुणा करोगे, 2 मोल है 2 से गुणा करोगे. अकॉर्डिंगली वी हैव डिस्कस्ड एंड ट्राई द नंबर ऑफ, वी हैव प्लेड द क्विजेज, हमने क्विज खेला हुआ है, तो यू नो ऑल दैट. बच्चों, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एंड इनटू dt. ओ माय गॉड, तो टेम्परेचर चेंज करने पर इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें दो चीजें हैं बच्चों, बड़ा गौर से देखना है इसको. एक पॉइंट है एंथैल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी चेंज ऑफ द रिएक्शन, R फॉर रिएक्शन. दूसरा है टेम्परेचर चेंज. इसका रोल तो है ही है, ऑब्वियसली है, नो डाउट. इसके विषय में क्या ख्याल है? इसके विषय में ख्याल हमारा ये है कि ये जो है, ऐसा हो सकता है कि जिस रेंज में अपने टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं उस रेंज में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रह जाए,
मतलब एंथैल्पी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रह जाए, मतलब टेम्परेचर के वेरी करने पर ना वेरी करे। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और माहौल बदलने पर मेरी कैपेसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन माहौल बदलने से मेरा पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन, घर में शादी पड़ गई तो पहले मुझे पढ़ने का ज़्यादा मौका मिल रहा था, अब कम मौका मिल रहा है, लेकिन मेरी कैपेसिटी, मेरा कंसंट्रेशन, मेरी कूलनेस डिस्टर्ब नहीं हुई। अब घर में शादी पड़ गई तो मन में एकदम इंसाइट हो गए, एक्साइट हो गए, उद्वेलित हो गए, तो कंसंट्रेशन भी भंग हो गया और टाइम भी डिस्टर्ब हो गया। तो दोनों डिस्टर्ब हो या सिर्फ एक डिस्टर्ब हो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे खेल कुछ ऐसा ही है, घर में शादी हुई तो बच्चे कंसंट्रेशन वही है, मतलब कंसंट्रेशन शादी पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टाइम डिस्टर्ब हो गया हल्का। तो बच्चों ये जो है या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा देन इट विल बी द कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको बाहर निकालेंगे और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हम T1 से T2 जाते हैं तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। लेट्स सी दिस वन। ये डेल्टा, ये रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 है, ये क्या है? एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T2, एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट हुआ T2 माइनस T1। हेलो बच्चों, तुम्हें ये सीख तो रहे हो, बट तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं डरता रहता हूँ कहीं भूल न जाओ, तो इसलिए तुम लोग जरूर फॉलो करना जो इंस्ट्रक्शंस, जो सजेशंस मैंने दिए हैं आपको। किसी को समझाना, फिर अपनी भाषा में लिखना और फिर सवाल ट्राई करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन। ओके, सिमिलरली जैसे हम इसकी बातें कर रहे हैं बच्चों, सिमिलरली इंटरनल एनर्जी का भी वेरिएशन वैसा ही होगा। यहाँ Cp लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी में वी ऑल नो यहाँ Cv लेते हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? जैसे वहाँ Cp लेते हैं वैसे Cv। तो अगर कोई रिएक्शन दिया हो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T2 एट T1, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इंटू T2 माइनस T1। बट जब हम इसको लिखते हैं तो वी शुड keep in our mind that we are considering this one as a constant. This one is not depend on temperature. It's a independent of temperature, right? So we can calculate it. मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। Now अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही आएगा जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होती है। मैं इतने सारे वेरिएशन इसलिए सिखा रहा हूँ, थर्मो बहुत बड़ा ब्रांच है। मतलब अगर आप IIT से बीटेक करते हो तो थर्मो आपको 2-3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाओगे तो 6-8 सेमेस्टर उसका पढ़ने को मिल जाए, बहुत बड़ा, 6 सेमेस्टर तो पक्का ही है। अगर आप मेडिकल कोर्स भी करते हो तो यू शुड नो अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। इसे बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं और कितना ही पढ़ लो टाइम कम ही पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा है ये। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके अंदर एक आइडिया डेवलप हो रेदर देन जस्ट मगिंग द डिफरेंट फॉर्मूलेज एंड रूल्स रेगुलेशंस। ओके, सो you have to try, you have to just follow me, pursue me, my ideas, my suggestions for being better. सपोज ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों, अभी एक ऐसा केस हम लोग देखने जा रहा है जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी चेंज हो जा रहा है और उसके चेंज करने का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है ना। ये लीनियर रिलेशनशिप है ना। मान लो A का हीट कैपेसिटी A1 प्लस B1 T है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। वही सब चीज़ें मैं लिखूंगा तब ज़रा कनेक्ट हो जाओगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी का जो चेंज है वो A के लिए मैं लिखता हूँ बच्चों। ये रिलेशनशिप क्या है? A1 प्लस B1 T। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि A का हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली हीट कैपेसिटी ऑफ B लिखूँ मैं लिख दूँ A2 प्लस B2T। सिमिलरली हीट कैपेसिटी ऑफ C कहूँ, we are discussing the case which are temperature dependent, in which molar heat capacity is temperature dependent. It will be equals to A3 plus B3T, and it will help you to understand the thermodynamics in physics syllabus also. ये आपको एम्पावर करेगा इनफैक्ट। अब देखो मुझे निकालना है चेंज इन हीट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मतलब B का प्लस C का और माइनस A का। तो B प्लस C माइनस A करो, दिस इज इक्वल टू A3B प्लस C
प्लस A2 माइनस A1। ओ बच्चों मज़ेदार है ना। माइनस करोगे फिर क्या आएगा, प्लस B3 प्लस B2 माइनस B1 इंटू T। So we can write it as delta A and this one as delta BT. So simply what I want to say is that कि change molar heat capacity of reaction is equal to, अगर सब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं तो भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी। ओके बच्चों समझ में आया क्या जो यहाँ तक निकल के आ गया? बच्चों समझ में आया आप लोगों को? साथ में नोट करना है, किसी को घर पे समझाना है, कोई ना मिले दीवार को समझाओ, लिखो अपनी भाषा में, अंग्रेजी हिंदी किसी भाषा में, एंड देन यू फील मोर कनेक्टेड और इनचैंटेड, बी विज्ड, मतलब आपको और सम्मोहित हो जाओ, अगर ये यार ये तो गजब का चीज़ है, इतना खूबसूरत है ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब देखो मुझे निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? दिस वन डेल्टा, वी नो दैट डी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इंटीग्रेट किया इज इक्वल टू व्हाट यू नो, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मोलर हीट कैपेसिटी into dt, and we know this one is temperature dependent, so just write as delta A plus delta BT, we know it, and it's a dt, integrate for the temperature interval T1 to T2, and this one is a constant, it will becomes delta AT, I think you all have done it, है ना, आपने पहले से किया हुआ है, T2 माइनस T1 प्लस इसको करोगे तो T स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना बच्चों, तो हो जाएगा डेल्टा बी बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। वाओ ब्यूटीफुल। सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन विच along with temperature the heat capacity will also get changed, and we have been given the relationship for heat capacity. Let's see here, हमें रिलेशनशिप पे हीट कैपेसिटी का दिया हुआ है। बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, वैसे इस पे सवाल आपको नहीं मिलता है, बट यू शुड नो इट, इट्स वेरी इजी। जानने के बाद एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो शानदार होता है, बहुत खूबसूरत होता है। माइनस A1 माइनस B1 क्यों हुआ बेटा? देखो हम जब डिफरेंस निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो प्रोडक्ट कौन है? B और C, तो A2 प्लस A3 और माइनस A करोगे माइनस A1 हो जाएगा, B2 प्लस B3 माइनस B1 हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में B और C है तो A2 प्लस A3 माइनस A1, B2 प्लस B3 माइनस B1। ओके, बट एट द सेम टाइम बताऊं, इन्हीं सब चीज़ों को लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। सो दुनिया को जो कठिन लगता है मेरे दोस्तों को आसान लग रहा है। वाह, ये मेरे लिए इससे ज़्यादा, मतलब किसी गुरु के लिए इससे बड़ी बात, इससे बड़ा अप्रिशिएशन कुछ नहीं हो सकता है, यू नो, अपलाड कुछ नहीं हो सकता है। वाह ग्रेट। और आप लोग इसको सीख जाओगे तो एग्ज़ाम में, पता है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग ना एडिशन ग्रोथ नहीं करते, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ करते हैं। इसको सीख जाओगे तो सिर्फ आपको थर्मो नहीं आएगा, आपकी सीखने की प्रवृत्ति और सीखने की कैपेसिटी इन्हांस कर जाएगी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू ऑल। ओह माय गॉड, वाओ। चलो बच्चों, अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी बेस्ड लड्डू सवाल जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो तुम लोग फोड़ने वाले हो। रेडी? शुरू करूँ मैं? हे एवरीवन रेडी? बच्चा लोग, गाँव वालों, थैंक यू ऑल। चलो बढ़िया, समझ गया आप लोग, मज़ा आ गया। रेडी? चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एंड टाइम इज़ 90 सेकेंड्स। इधर ना बहुत लंबा सवाल है, तो मैं सवाल पढ़ लेता हूँ आपके लिए। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड इज दिया हुआ है हमको, ओके, किलो जूल में है, 8298 केल्विन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 373 केल्विन। मतलब क्या हुआ, हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे, और इस पे निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, वी विल जस्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of liquid water. I have already told you in the previous lecture how to write the enthalpy of formation expression, right?
सो लेट्स सी, मैंने क्या बोला कि हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 298 केल्विन पे दिया हुआ है. सो व्हाट विल बी, आई मीन टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू पूछ रहा है. नाउ लेट्स सी द डेटा गिवन. द मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मीन्स CP वैल्यू इन द गिवन टेम्परेचर रेंज, मतलब उस टेम्परेचर रेंज में दिया हुआ है. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स CP टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ऑफ H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड H2O आर दिस रिस्पेक्टिवली. ओहो, बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है. कम ऑन, लेट्स ट्राई इट एंड टाइम इज 90 सेकेंड्स. कम ऑन, लेट्स सी नाउ. क्वेश्चन इज वेरी इजी. हमें बच्चों निकालना है, हमको पता है, फॉर्मूला हमारा पता है. ये 373 केल्विन पर हमको निकालना है और हमको ये दिया हुआ है 298 केल्विन का दिया हुआ है. एंड वी नो द रिलेशनशिप, यू नो, इज CPM रिएक्शन का है ये, इंटू T2 माइनस T1. एंड T2 इज, यू नो, 373 केल्विन एंड T1 इज 298 केल्विन. ओके, नाउ इट्स वेरी इजी. सी बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमको ये बात तो पता है, हमको ये निकालना है. दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस हो जाएगा. ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, दिस इज, यू नो, कितना किलो जूल में दिया है, माइनस मतलब डेल्टा H 373 केल्विन पर कितना होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 285 प्लस 76 किलो जूल. डोंट फॉरगेट दिस यूनिट, यू नो, sometimes if we forget then we can commit the mistakes. Now plus this value, so product minus reactant. So product is, you know, अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वाटर लिक्विड के लिए, तो we know H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. 1 मोल पानी बनाने के लिए H2 लिक्विड बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज होगा. तो ये चेंज रिएक्शन का कितना होगा बच्चों, तो वाटर लिक्विड कितना है पहले बताओ, सबसे आगे वाली वैल्यू होगी ये जूल पर केल्विन में है. ये 75 माइनस 312 वाटर माइनस, अब देखो हाइड्रोजन का, पहला वाला हाइड्रोजन का है कितना, 38.83. यूनिट सबका सेम है, एक है ना, 1 मोल है प्लस आधा मोल, हाफ इंटू ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना हुआ 29.16. इसको सॉल्व कर लेंगे, ये निकल जाएगा. इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, उड़ा भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा. आप सभी लोग समझ में आ गया, मजा आया. हाँ, लेकिन ध्यान देना, एक बात बताऊं मजे की आपको. ये देखो किलो जूल में है और ये सब जूल में है, तो जितना भी आएगा गुणा भाग करने के बाद इसको 1000 से डिवाइड कर देना, ताकि ये भी किलो जूल में बन जाए. ओके, तो ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, फिर आप क्वेश्चन ट्राई आंसर आ जाएगा, है ना. ये यूनिट का हमेशा ध्यान रखना होता है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. वहाँ किलो जूल में है या जूल में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे जूल में आएगा, बाई 1000 कर दो, किलो जूल हो जाएगा. एंड देन जस्ट डू ऑल ऑपरेशंस. ओके, मजा आया बच्चों सवाल करके, कितना आसान है ना. एंथैल्पी चेंज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसको देख के बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे, बट मेरे बच्चे अटैक कर देंगे. दाम. लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन बच्चों, अगला सवाल ट्राई करिए. अब आंसर तो प्रणव तुमको सॉल्व करना पड़ेगा ना. प्रणव करा आंसर कितना है, आंसर तो निकाल लोगे तुम, तो आसान हो गया. इसको बनाओ, चलो. द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट 2070, दिस वन. When the measurements are made at constant pressure, what will be the heat of formation at constant volume? Just do it. कर लो बेटा, टाइम में देता हूँ तुमको 120 सेकेंड्स का, 2 मिनट्स. जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम. आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है कांस्टेंट प्रेशर पर और हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे निकालो कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा U. कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इन्वॉल्व होता है उसको हम डेल्टा U बोलते हैं, या उसी को हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं. और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट इन्वॉल्व होता है उसी को हम डेल्टा H बोलते हैं. याद है ना आपको, डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QV. डेल्टा U या डेल्टा E भी लिखते हैं, ठीक है.
तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बैठ जाओ रे बच्चा लोग, 2 मिनट है तुम्हारे पास। लेट्स डिस्कस नाउ। बहुत ज़्यादा आसान है सवाल है। फर्स्ट वी शुड राइट द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। यू नो वी हैव टू प्रिपेयर CH4 gas. We should write the expression for it, right? So you know carbon solid means graphite 1 mole and hydrogen there 2H2 gas. Okay, so this is the expression for enthalpy of formation of CH4, right? So we know H is equal to U plus PV. So we know change in enthalpy change is equal to delta U plus डेल्टा PV। मैं आपको पढ़ाया हूं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको। बस हमें ये दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको हम इस एक्सप्रेशन से निकाल लेते हैं। कैसे, क्या लिखा है सवाल में? हमें ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। यस, सो डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा nRT। आपको याद आ जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इस केस में जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो। R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है। हम गैस की बात करते हैं, सॉलिड कंसीडर नहीं करेंगे। 2 मोल गैस 1 मोल में चेंज हो गया, तो डेल्टा Ng, G मतलब गैसियस, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 हो गया। ओके, ये हो गया -1 डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। R की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 कैलोरी पर मोल। बाकी सब यूनिट किलो कैलोरी में दिया है। वी शुड जस्ट सी हियर इट्स इन किलो कैलोरी एंड दिस वन इज इन कैलोरी पर मोल। सो -1 R की वैल्यू 2 एंड टेम्परेचर 2, टेम्परेचर इज हाउ मच? समवेयर 27 मतलब 300 केल्विन। वी शुड प्लेस टेम्परेचर इन केल्विन। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने यही काम किया है? तो हमें डेल्टा U निकालना है, राइट? सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H कितना है? -19.1 किलो कैलोरी, -19.1 किलो कैलोरी। ओके, ये इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 600, 300 दूनी 600 कैलोरी है, तो कैलोरी है तो बाई 1000 कर दो, इतना किलो कैलोरी। ओके, ये इतना हमारा हो जाएगा। ये कितना है? 0.6 आया ना बच्चों? तो 19.1 में से 0.6 घटा देते हैं हम लोग, तो 11 में 6 गया 5, और ये हो जाएगा 18.5। आंसर इज -18.5 किलो कैलोरी पर मोल। आंसर इज डी। हेलो बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान देना है हमेशा, ये यूनिट भी लोग चेक करते रहते हैं, और हम लोग इतने जो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस ऑफ टाइम। अदरवाइज मैं आपको और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कराता, बट प्रैक्टिस करना तो आपके पार्ट का है ना बेटा, आपको घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। आई शुड जस्ट गिव यू आइडिया कैसे करना है, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्या है, सबको समझ में आ गया? नाउ लेट्स ट्राई अनदर प्रॉब्लम। कम ऑन गाइस, अटैक करो। जिंदगी एक ऐसा क्रिकेट मैच है और तुम एक ऐसे बैट्समैन हो जिसमें लगातार बॉल मिलती रहती है। तो एक बॉल पे गलती कर दी है, कैच करने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर। एक भी गलती कर दी है, रन नहीं बना। दूसरे पे ध्यान दो, तीसरे पे ध्यान दो, चौथे पे ध्यान दो, पाँचवें पे ध्यान दो, आगे फिर छक्का मारते चले जाओ। कोई बात नहीं, एक बॉल छूट जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। ट्राई करो टू मेक इट बेटर। ओके, गुड। नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम बच्चों। The reaction of nitrogen with hydrogen to make ammonia has this one, delta is दिया हुआ है, and इस रिएक्शन के लिए now what, ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। what is the value of delta U if the vessel is if the reaction is carried out at a constant pressure of 40 bar and the volume change is delta V के लिए इतना दिया है। आपको बच्चों डेल्टा H की वैल्यू दिया है, आपसे डेल्टा U किलो जूल में पूछा जा रहा है। ओके, फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H इज गिवन, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, प्रेशर 40 बार है,
कैलकुलेट करो, है ना। चलो अब की बार तुम लोग मुझे भरोसा कर लोगे। ओके, लेट्स सी बच्चों, ये में रिएक्शन दिया हुआ है, हमको डेल्टा एच पता है, डेल्टा यू निकालना है, या डेल्टा ई वट एवर यू कैन से, प्लस डेल्टा पी वी। या बच्चों लेट्स सी इट, जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, प्लस पी डेल्टा वी। मैंने ये आपको बताया हुआ है, पता है, ये बताया है, कंडीशन देके कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको फॉलो करेंगे। बताओ डेल्टा एच हमको दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है, और हमको प्रेशर दिया है ना। अच्छा, ये डेल्टा एच किसमें दिया हमको, किलो जूल में, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच कितना है, -92 किलो जूल, -92 किलो जूल, राइट। अब माइनस पी डेल्टा वी, तो ये माइनस पी, प्रेशर कितना भाई, प्रेशर है 40 बार, 40 बार है। अब डेल्टा वी कितना है, -1.1 लीटर, -1.1 लीटर, राइट। ये हमारा हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस। अच्छा, ये पता होना चाहिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिर करता हूँ, 1 ATM लीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बार लीटर। बार और ATM करीब बराबर होते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 101.325 जूल। दिस इज इक्वल टू 101.325 जूल। इज इट क्लियर, ये हमको पता है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू -92, माइनस क्या हो गया, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, है ना, 0.0 चला जाएगा, 44 बार लीटर। बार लीटर मतलब 101.325, इतना क्या हुआ जूल। ये 92 क्या है, किलो जूल। इसको किलो जूल बनाओ ना, इसको 1000 से भाग दो, ठीक है। अभी सब आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में। वी कैन डू इट, किलो जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन देखो मैं नहीं करने वाला, है ना बच्चों। 1 बार लीटर की बात करोगे, बार लीटर ये होगा 100 जूल के बराबर एग्जैक्टली, 1 बार लीटर। लेकिन 1 ATM लीटर की बात करेंगे तो हो जाएगा 101.325 जूल। और इन दोनों तकरीबन बराबर ले सकते हो, इसको अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। मतलब 92 में से कुछ कम होगा यार, बहुत, ये तो हो नहीं सकता, ज़्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता, आंसर यही होगा, बिना सॉल्व किए हमको लग रहा है, नहीं है ना। सॉल्व करना नहीं है, ये तो ज़्यादा कर दिए, ये प्लस तो हो नहीं सकता, ये ज़्यादा नहीं हो सकता, यही होगा। चलो कम ऑन नाउ, वेरी नाइस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम, इन सब चीज़ों को जो हमने सीखा, एंथैल्पी चेंज, हमने बहुत लंबा एंथैल्पी चेंज सीखा हम लोगों ने, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कैलकुलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, राइट। किसी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसे करेंगे वो भी चीज़ में आएगा, एंड विल डिस्कस अबाउट दैट। तो अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक हो, कोई प्रोसेस अगर आइसोकोरिक हो बच्चों, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो, वॉल्यूम चेंज 0 है तो वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसको मैं अगर इंडिकेटर डायग्राम पे दिखाऊं, इंडिकेटर डायग्राम मतलब बच्चों प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। इसमें अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऐसा हो, वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, फिर से इंडिकेटर डायग्राम। आपको पता है ना कि एरिया जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। ऐसा क्यों है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है। यहाँ एरिया, लाइन का एरिया क्या होगा, 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक बात को बताऊं मैं, अगर कोई प्रोसेस क्लॉकवाइज में होता है ऐसे, तो उसका वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो निगेटिव होता है, द वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, एक्सपेंशन हो रहा होता है।
अगर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ मैं। अगर क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो वहाँ उसकी वैल्यू पॉजिटिव। जैसे मालूम मैं कोई प्रोसेस दिखाऊँ आपको, आइसोकोरिक दिखाते तो भटक गया। अगर मैं कहूँ कि ऐसे कोई प्रोसेस हो रहा है, तो ध्यान समझना बच्चों, ऐसे 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 क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। इसमें वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? वर्क डन इज नेगेटिव। अगर ये उल्टा होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, चलो, तो ये हमारी बात रही। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो हमको पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ से डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो दिस इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q हो जाएगा, एंड डेल्टा Q इज इक्वल टू वी नो NCVM डेल्टा T हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है। अगर डेल्टा H पूछा जाए तो निकाल लोगे, NCPM डेल्टा T हो जाएगा। या CPM कैसे निकलेगा? कहोगे CPM इज इक्वल टू CVM मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R। वाह, तो डेल्टा H निकल गया, डेल्टा U निकल गया, डेल्टा Q निकल गया, और डेल्टा W तो 0 होगा। कब? जब प्रोसेस क्या होगा? हाँ, आइसोकोरिक होगा, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो, राइट। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस अगर करते हैं बच्चों, अगर प्रोसेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर मींस डेल्टा चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर कितना है मान लो? P एक्सटर्नल, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। ग्राफ की बात किया जाए यहाँ पे बच्चों, वी नो इंडिकेटर डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे, प्रेशर इधर और वॉल्यूम इधर, राइट। आराम से ड्रॉ कर लेंगे। कांस्टेंट प्रेशर है क्या? ऐसे ड्रॉ करो। इसका एरिया 0 तो नहीं है बच्चों? नहीं। अगर ऐसे हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इधर के लिए एक्सपेंशन के लिए वर्क डन नेगेटिव। अगर ऐसे होता है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन वॉल्यूम घट रहा है, तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लेंगे यार, जैसे एरिया हो जाएगा। अगर ये इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, एंड ए कांस्टेंट प्रेशर P एक्सटर्नल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। साइन क्या होगा? एक्सपेंशन है तो माइनस, और कंप्रेशन है तो प्लस अपने आप। ओके, आसान है, टू इजी। तो वर्क डन तुम्हारा निकल गया बच्चा लोग। नाउ हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, है ना। एंड और वी कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस माइनस P डेल्टा V। इसको इधर ले जाओ, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू, एट अ कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के लिए ध्यान से समझें, देखें, तो दिस इज द सेम एक्सप्रेशन वॉट एवर वी हैव फॉर डेल्टा H, है ना। ये कहाँ से आया है? बाय द डेफिनेशन ऑफ H इज इक्वल टू U प्लस PV। कांस्टेंट प्रेशर पे यही हो जाता है, तो मतलब एट अ कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा H हो जाएगा, एंड वी नो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ये बताया मैंने आपको, आइडियल गैस के लिए होता है, रियल गैस केस में ये वैल्यू चेंज कर सकती है। ये रियल गैस के लिए वो अभी यहाँ देखो, मतलब आइडियल गैस के लिए वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डेल्टा H, बट अगर रियल गैस होगा तो प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है। वी हैव डिस्कस इट इन अ वेरी थॉरो वे, है ना बच्चों। एक मज़ेदार बात आपको बताऊं मैं, बहुत मज़ेदार बात, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। देखो तुमको जितना समझा रहा हूँ इट्स मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ सवाल लगाना है तुमको, सवाल पे टूट पड़ो और ध्यान समझना। थियरी पढ़ने से आइडिया बनता है, सवाल लगाने से कॉन्फिडेंस आता है।
एग्जामिनेशन में तुम सवाल तभी कर पाओगे जब तुम घर पे खूब सवाल बनाए हो। और थ्योरी पढ़ो, किसी को बताओ, पढ़ो क्या, पढ़ा ही रहा हूँ मैं, फिर अपने से लिखो, किसी को बताओ, फिर सवाल बनाओ ना, हीरो हो जाओगे, हीरो, फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। लड़कियाँ हो जाएंगी मदर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कम ऑन, देखो बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, ये हुआ। हमको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो है ना, हमको निकालना है पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है। अगर नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। डेल्टा एन ले लेते हैं, बाय द वे इसको आगे फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। एन आर डेल्टा टी ये हुआ, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी। वाओ बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू इन कांस्टेंट प्रेशर माइनस एन आर डेल्टा टी। वंडरफुल, लेट्स सी हियर, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पर कई बार सवाल ऐसे आता है, आपको प्रेशर नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल दिया कंटेनर में कितना है, या मास दे दिया, फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसको एक्सपेंशन कंप्रेशन कर रहा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू सी बन रहा होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू वही पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहाँ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम गेट चेंज बाई चेंजिंग इन द नंबर ऑफ मोल, बाई चेंज इन द नंबर ऑफ मोल। So work done is equal to minus delta NgRT in chemical reaction, but in expansion compression like process, work done is equal to minus nR delta T. It's wonderful, wonderful, amazing. इससे आगे कुछ अच्छा हो नहीं सकता भाई। ये आपको बता दिया मैंने, वर्क डन ऑन PV डायग्राम यूजिंग फर्स्ट लॉ, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि DH इज इक्वल टू DQP। आइडियल गैस पे ये सब चीज़ें हम जानते हैं, डेल्टा एच NCP डेल्टा टी, डेल्टा U NCP डेल्टा टी। अब क्वेश्चन ट्राई करो, आखिरी सवाल आज का, ओके, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, और सभी लोग अटैक कर दो, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, मज़ा आना चाहिए। मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं आई वॉज इन लिटिल बिट डाउट कि मैं क्लास लूँ ना लूँ, लिटिल बिट में थोड़ा अनईजी फील कर रहा था, बट तुम लोग पढ़ा के मुझे एनर्जी मिल गई, आई एम फीलिंग नाउ बेटर। मैं दवा की तरह काम किया, इट्स ए मेडिसिनल इफेक्ट, क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है। Come on, let's see now. Let's try this problem. Hey everyone, what is the delta E? Oh, it's so many times we have calculated delta E. The enthalpy change for the reaction. First of all, write the reaction of 50 ml of ethylene. Ethylene, do you know? C2H4 with 50 ml of hydrogen at 1.5 atm pressure is this one. Now, what is the delta E? What will be the value of delta E? Just try this problem. Take 120 seconds, 2 minutes, because you have to do calculation, otherwise the problem is very easy. Just first of all write chemical reaction, calculate delta V according to chemical reaction, delta H is given, then just think about how to calculate delta E. Delta E means delta U. Okay, your time starts now. Let's see कितना आसान सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट राइट द एक्सप्रेशन C2H4 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, C2H4 मीन्स दिस वन एल्कीन, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है बच्चों, और रिएक्शन किया हमने और बन गया C2H4, सॉरी H6, इथेन बन गया। नाउ तो क्या है, हमें क्या करना है, अच्छा ये दिया हमको 50 ml, ओके, ये भी दिया है 50 ml। जस्ट थिंक 1 mole of ethylene reacts with 1 mole of hydrogen to give 1 mole of ethane, या इज इट करेक्ट? इसके 1 मोल से, पता है आपको, जो रिलेशनशिप मोल के लिए होता है वही रिलेशनशिप वॉल्यूम के लिए होता है, वही रिलेशनशिप प्रेशर के लिए भी होता है। ओके, सो 1 मोल ऑफ एथिलीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके 50 ml से 50 ml रिएक्ट करेगा, कितना बनेगा 50 ml, 50 ml। ओके,
बच्चों इसके 1 मोल से ये 1 मोल रिएक्ट करेगा, या 1 मोल बनेगा। तो जो रिलेशनशिप मोल के लिए होता है वही रिलेशनशिप वॉल्यूम के लिए होता है, वही रिलेशनशिप प्रेशर के लिए भी होता है। यू कैन डिराइव दिस फैक्ट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। नाउ लेट्स सी हियर। तो भाई चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन निकालो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज 50 ml माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स 50 + 50 100 ml। तो ये हमारा आ गया -50 ml। यह बात ये, और हमें किस प्रेशर पे काम हो रहा है, 1.5 atm। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -P ΔV। सो -P प्रेशर इज 1.5 atm, 1.5 atm, ओके, -P प्रेशर इज 1.5 atm, क्लियर। एंड ΔV वॉल्यूम चेंज -50 मिलीलीटर इंटू 10⁻³ लीटर, नो। सो यहाँ से हमारा -P ΔV कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये किस में आ गया, ATM लीटर में। अब ATM लीटर को अगर हम हटा दें या इसको 101.325 जूल कह सकते हैं, और इसको फिर 1000 से भाग दे, किस में आंसर लाना है हमको दिया किस में, किलो जूल में दिया है। इसको हम फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, यस, और यह आ जाएगा किलो जूल में। एंड फ्रॉम फिर हम यहाँ से ΔH इज इक्वल टू ΔU माइनस P ΔV, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना, प्लस P ΔV, ये अच्छा कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। यहाँ P ΔV निकालो ना, माइनस क्यों निकाले हो, सो प्लस कर लो, प्लस कर लो, व्हीकल जस्ट वर्क ना हटाओ, हमें सिर्फ P ΔV निकालना है। कमान बच्चों, हमें सिर्फ P ΔV निकालना है, ओके। तो ΔH हमको दिया हुआ है, ΔU हमको निकालना है, P ΔV हमने कैलकुलेट कर लिया। सो फ्रॉम ये ΔU इज इक्वल टू ΔH किलो जूल में है यह, एंड -P ΔV, दैट्स वाई मैं -P ΔV निकाल रहा था, बट मैं P ΔV को वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। यस, आप सभी लोगों ने यही किया है क्या बच्चों, क्या चेंज इन वॉल्यूम को -50 ml लिखा आप लोगों ने ΔV? अगर आप लोगों ने यही सब किया है तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही सुकून की बात है, और नहीं किया और सीख गए हो तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग घर पे खूब सवाल बनाओ, खूब सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हमने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ लिया, आइसोकोरिक पढ़ लिया। आने वाले क्लास में हम लोग एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ेंगे, और हम लोग एक जनरल प्रोसेस पढ़ेंगे, कुछ भी चेंज हो रहा है कैसे करेंगे, ओके। एंड हम लोग को भी एंट्रोपी और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अपना ध्यान रखिए, सवाल बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।